सो विल स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। सो इसमें क्या है कि जो आज हम लोग करेंगे ये बेसिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो कॉन्सेप्ट है उस पे, और उसमें आप सीखेंगे कि क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में कैसे फोर्स लगा सकते हैं, कैसे नहीं लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको आज के क्लास के न्यूमेरिकल्स को करके होगी। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये कह रहा है 2 blocks of masses 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A horizontal force of 20 Newton is applied on 4 kg block. Find the acceleration of each block. तो आप एक horizontal force लगा रहे हो यहाँ पे 4 kg ब्लॉक में 20 न्यूटन का, और आपको एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स निकालना है। जब आपको देखो, जब आप इधर से पीछे से फोर्स लगा रहे हो तो ये दोनों साथ में मूव करेगा या अलग अलग मूव करेगा, बताओ? साथ में मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि साथ में मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन ये है। सिस्टम क्या लेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता था? डिसाइड ऑन द सिस्टम। क्या लेंगे सिस्टम? इस पूरे 6 kg के ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो पूरा एक्सेलरेशन निकालना है, राइट? तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक द whole block 4 kg plus 2 kg together as a system. So now we have taken 6 kg as system. The force is 20 Newton. Acceleration will be net force by total mass, right? So F net is equal to total mass m into acceleration है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही तो बताता है। अब F नेट हमारा कितना है? 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मास जो है हमारा 4 + 2 6 kg है, एक्सेलरेशन a है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/6 हो जाएगा, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सो विच इज इक्वल टू 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है सभी को? अब ये देखो, अब हम लोग को सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे तब तो निकाल नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं, अब इंडिविजुअली अलग अलग हम लोग सिस्टम मानते, मतलब अलग अलग ब्लॉक्स को लेते हैं। पहले अगर हम 4 kg वाले ब्लॉक को कंसिडर करेंगे तो इस 4 kg वाले ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक वेट लग रहा है नीचे के तरफ, आइडेंटिफाई करेंगे सारे फोर्सेस। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इसमें ऊपर के तरफ, राइट? और एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, है ना, मान लो ये n है। और एक बिकॉज ये इसको पुश करेगा, ये क्या करेगा? जब पीछे से इसको फोर्स लगाओगे तो ये 4 kg वाला 2 kg को आगे की तरफ पुश करेगा, तो 2 kg वाले फोर्स 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो 4 kg वाले को पीछे की तरफ पुश करेगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स ये वाला मान लो n डैश है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, जो 2 kg 4 kg के ऊपर लगा रहा है। क्लियर है ये? तो ये फोर्स जो नीचे की तरफ हो गया, ये मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg फोर्स नीचे की तरफ हो, राइट? अब दूसरा ब्लॉक लेते हैं, ये 2 kg वाला ब्लॉक अगर हम कंसीडर करें तो इस 2 kg वाले ब्लॉक में जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका वेट लगेगा m डैश इंटू जी कर लो, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मान लो n1 ले लेते हैं इस पे। अब एक जो ये नॉर्मल जितने फोर्स से ये इसको पुश कर रहा होगा उतना ही फोर्स 2 kg 4 kg पे लगा रहा होगा, मतलब 4 kg जो एक्शन फोर्स है वो 4 kg जो 2 kg पे लगा रहा होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन n डैश सेम होगा। ये जो n डैश का वैल्यू है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये दोनों सेम होंगे ना? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। बी पार्ट में अगर हम 4 kg के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो उससे हमारा क्या हो जाएगा?
देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स एन डैश निकालना है। तो हमें हमेशा क्या चीज करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखना है। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन इसका, ये भी सेम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग फोर्स लगाते हैं भाई, ये जो 4 kg वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 4 इंटू 10/3, यही तो होगा। F इज इक्वल टू ma अगर हम लगा रहे हैं तो दिस इज 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 10/3। और यहाँ पे एक फोर्स जो एन डैश था, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 20 माइनस एन डैश हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या है 20 और इधर से ये माइनस एन डैश, सो 20 माइनस एन डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10/3। तो दिस इज 20 माइनस ऑफ एन डैश इज इक्वल टू 40/3। सो इससे हमारा एन डैश जो होगा दैट इज 20 माइनस 40/3। सो 20 इंटू 3, 60 माइनस 40/3 which is equal to 20/3 न्यूटन। क्लियर है? तुम सेम चीज अगर इसमें भी लगाते तो वही चीज आता। देखो एन डैश इज इक्वल टू मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 10/3, है ना। एन डैश क्या है, मास एम डैश इंटू ए तो बराबर ही है, तो एन डैश फोर्स कितना हो गया 20/3 होगा, 20/3 न्यूटन। तो यहाँ पे भी 20/3 आएगा, इधर भी 20/3 आएगा, सेम आएगा दोनों तरफ। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। तो हर क्वेश्चन से तुम्हें क्या सीखना है कि कैसे सिस्टम डिसाइड कर रहे हैं, कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और कैसे इक्वेशन लिख रहे हैं। अभी यही 3 चीज समझना है। इक्वेशन सॉल्व करना इज मैथमेटिक्स, वो तुम्हें आता है, कर लोगे तो। तुमको सीखना ये है कि सिस्टम क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या पैरामीटर्स है जिसको कंसिडर करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना रहे हैं और उसका इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो 3 ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। अभी हम लोग 2 ब्लॉक वाला सिस्टम कर रहे थे, यहाँ पे 3 ब्लॉक आ गया सिस्टम, राइट। पहला 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 3 kg, एक 3 kg हो गया, ये 2 kg हो गया और ये 1 kg हो गया। प्लेस साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ हॉट सरफेस एज शोन इन फिगर। A horizontal force of 12 Newton is applied on 3 kg block. Find the net force on 2 kg block. हमें 2 kg वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालना है। एक एक करके बात करते हैं। अब देखो बिकॉज 2 kg पे नेट फोर्स निकालना है, मतलब ये इंडिविजुअल अलग अलग हम लोगों को सिस्टम मानना पड़ेगा। तो अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक पे हम कंसिडर करें कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, पहले हम लोग 3 kg वाला ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 3 kg वाले ब्लॉक पे इसका एक वेट लगेगा m1g, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगेगा n1, ठीक है। एक फोर्स इधर हम लोग जो लगा रहे हैं 12 न्यूटन, और 3 kg जो 2 kg पे फोर्स लगाएगा, 2 kg वापस इस पे फोर्स लगाएगा। मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन n2 हो गया। क्लियर है? सारे फोर्सेस और फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग 2 kg वाला ब्लॉक देखते हैं। इस 2 kg वाले ब्लॉक में फिर से इसका वेट जो होगा दिस विल बी m2g, नॉर्मल रिएक्शन ये n3 हो गया, और जो 3 kg जितने फोर्स से इसको पुश कर रहा होगा 2 kg वापस उसको पुश कर रहा होगा उतने ही इससे, तो इसीलिए
यहाँ पे एक N2 फोर्स लग रहा है और 2 kg जितने 1 kg को जितने फोर्स से पुश कर रहा होगा N2, उतने ही फोर्स से वापस ये इसको पुश कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। मान लो इसको हम N4 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 1 kg वाले ब्लॉक पे। 1 kg वाला ब्लॉक यहाँ कंसिडर करेंगे। इस 1 kg वाले ब्लॉक के इसका अपना वेट हो जाएगा M3G। नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड से मिल रहा होगा इसको वो N5 हो गया, और N4 जो इस पे वापस फोर्स लगा रहा है, N4 इस पे भी N4 लग रहा होगा इस डायरेक्शन में N, ठीक है। हमें नेट फोर्स 2 kg वाले ब्लॉक पे निकालना है। पहले क्या करेंगे, बिकॉज इसको पीछे से पुश कर रहे हैं, तो अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मानते हैं तो टोटल तीनों बिकॉज साथ में मूव कर रहा होगा, इसका टोटल एक्सेलरेशन ये निकालना होगा। निकालेंगे ना, तो नेट एक्सेलरेशन A is equal to total force by total mass M1 plus M2 plus M3। क्यों ऐसा हो रहा है साथ में, बिकॉज all three blocks are moving together, all three blocks will move together, that's why they will have a common acceleration. That common acceleration A is equal to force by sum of all the masses. So that means this is force is 12 and sum of all the masses 3 plus 2 plus 1, so 12 by 6, 2 meter per second square. This is net acceleration. अब ये 3 kg वाला ब्लॉक भी मूव कर रहा है A एक्सेलरेशन से, which is equal to 2 meter per second square. ये भी मूव कर रहा है सेम एक्सेलरेशन से, और ये भी मूव कर रहा है सेम एक्सेलरेशन से। अब अगर हम फोर्सेस लिखते हैं यहाँ पे, राइट, सो जो नेट फोर्स होगा जो इस पे लग रहा होगा, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो तुम इंडिविजुअली N2 N3 मतलब ये N2 और N4 ये सब निकाल के और उसके बाद कैलकुलेट करो नेट फोर्स, या फिर सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इजी वाला मेथड कर देते हैं कि हम कह रहे हैं नेट फोर्स F नेट ऑन 2 kg block will be equal to mass of 2 kg block into acceleration of 2 kg block. Mass of 2 kg block is 2, acceleration is 2, so 2 into 2 4 न्यूटन हो गया नेट फोर्स, हो गया ना। दूसरा ये फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए, और जो मेरे तरह कर्मठ लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं चीजों को और अच्छे से बनाएं, उसको फिर बिकॉज ये सब फ्री बॉडी डायग्राम लिखाए हैं तो इसको फिर सॉल्व करते हैं इन सबको अलग अलग। पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए, 3 kg वाले ब्लॉक के लिए। ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 12 माइनस N2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 kg ब्लॉक 3 इंटू एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा। सो इससे आ जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू N2, और N2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। उसके बाद सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा होगा नेट फोर्स क्या है, N2 माइनस N4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ए। सो N2 तो हमें पता ही है 6 माइनस N4 इज इक्वल टू मास 2 है, एक्सेलरेशन भी 2 है, 4 हो गया। तो जो N4 है वो कितना हो गया, 6 माइनस 4, 2 न्यूटन हो गया। ठीक है, सो N4 का वैल्यू 2 न्यूटन आ गया, N2 का 6 न्यूटन हो गया। तो नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इज इक्वल टू 2 kg वाले ब्लॉक पे अब कितना फोर्स लग रहा है ना, N2 माइनस N4।
यही तो टोटल फोर्स लग रहा है इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट साइड में N2 और लेफ्ट साइड में N4। तो N2 माइनस N4 करेंगे 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सेम चीज आ गया है ना, यहाँ पे जो 4 न्यूटन आ रहा था सेम चीज आ गया। क्लियर है सभी को? सर हम हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स कंसीडर करते हैं। नहीं, ये तो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है ना, तो हमें एक्सेलरेशन वगैरह उसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बेसिकली क्या है, ये हम लोग डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। डायनेमिक्स हमने सबसे पहले यही बोला था कि अभी जो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि मोशन जो हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन क्या है, ये सब चीज निकाल के बताने के। अब कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स, फोर्स क्या है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फोर्स की वजह से हो रहा है। तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो बिकॉज कॉज ऑफ मोशन is along the direction in which the body is moving, that's why when we study Newton's laws of motion we are only considering these horizontal forces in this particular case, in this question. अगर तुमको स्पेसिफिकली बोलता कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड ऑन दिस 3 kg ब्लॉक, तो मतलब N1 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे फिर इक्वेशन लिखते कि N1 इज इक्वल टू mg और उससे हम लोग N1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। M1G तो हमें पता है ना, G का वैल्यू पता है, M1 का वैल्यू पता है 3 kg, 3 इंटू 9.8 करके N1 का वैल्यू निकाल लेते। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। Let's go to the next one. अब इस क्वेश्चन में देखो ये अरेंजमेंट है, वहां पे क्या था पिछले क्वेश्चन में, तीनों ब्लॉक्स एक साथ जुड़े हुए थे, कोई स्ट्रिंग वगैरह से अटैच नहीं था, तीनों ब्लॉक एक साथ जुड़े हुए थे, एक फोर्स लगा रहे थे, तीनों साथ में मूव कर रहा था, तो वहां पे स्ट्रिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में एक नई चीज ये आ गई कि स्ट्रिंग भी लग गया इसमें। ठीक है, स्ट्रिंग लग गया अब इसमें, तो क्या फर्क आएगा, फर्क ये आएगा कि वहां पे जो हम नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे थे उसको अब क्या कौन टेक ओवर कर लेगा, अब स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स है वो इसको टेक ओवर कर लेगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं 14 न्यूटन, ठीक है, तो ये जो फोर्स है 14 न्यूटन वो इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है आइडियली देखा जाए तो इस पे जो टेंशन फोर्स है, बिकॉज ये यहाँ पे ये मासलेस स्ट्रिंग है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द स्ट्रिंग्स आर लाइट, सबसे पहले पढ़ने वाला चीज है ये, लाइट स्ट्रिंग है, और क्या है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जितना टेंशन इस पॉइंट पे होगा उतना ही टेंशन इस पॉइंट पे होगा, इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, जितने फोर्स से तुम इसको पुल कर रहे हो उतना ही टेंशन होगा, तो यहाँ पे भी सेम टेंशन हो गया इस वाले पॉइंट पे जो 1 kg से अटैच्ड है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? यस सर। अब जैसे ही बीच में मास आ गया टेंशन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टेंशन मानते हैं T1, तो इस वाले में टेंशन, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, टेंशन चेंज कर जाएगा। डायरेक्शन क्या कैसे दिखा रहे हैं, ये 2 kg क्या करेगा, इसको मूव करने से अपोज करेगा ना, 1 kg वाला ब्लॉक चाहेगा इधर मूव करना, 2 kg बोलेगा नहीं हम नहीं जाने देंगे, उसको टाइट करके रखेगा, तो इस पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा, लगेगा ना। अब ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है इस पे राइट साइड में सेम अमाउंट ऑफ टेंशन लगेगा। क्यों सेम अमाउंट लग रहा है, क्योंकि मास स्ट्रिंग जो है मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, तो टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा और
बिकॉज मासलेस है तो चेंज नहीं करेगा। अब ये T2 टेंशन हो गया इस डायरेक्शन में, राइट। अब T2 टेंशन के बाद इधर आ जाते हैं इस वाले ब्लॉक पे, ये 4 kg वाला रेजिस्ट करेगा इसको मूव करने से, है ना, रोकेगा, तो इधर टेंशन एक T3 लग गया और इसके ऊपर भी टेंशन यहाँ पे T3 लग गया। टेंशन कैसे बट रहा है ये समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? यस सर। आपको कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, बिकॉज ये स्ट्रिंग्स क्या है, ये मूव कब करेगा 1 kg वाला, ये क्या अलग अलग मूव कर सकता है क्या? 1 kg 2 kg और 4 kg अलग अलग मूव कर सकते हैं क्या अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो? बताओ भाई, कर सकता है नहीं कर सकता है? सब सर आप सांप repeat गया। कर सकते हैं? हाँ, फिर से बोल दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी जो आपने लास्ट में पूछा। मैंने पूछा कि ये 1 kg वाला, 2 kg वाला और 4 kg वाला ब्लॉक क्या सेपरेटली मूव कर सकता है अलग अलग एक्सेलरेशन से? नो सर। नहीं मूव करेगा ना। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि स्ट्रिंग टाइट होगा तभी तो मूव करना शुरू होगा। अब जब स्ट्रिंग टाइट होगा और मूव करना शुरू होगा, ये मूव तभी करेगा, इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग, तो ये मूव तभी करेगा जब ये मूव करेगा, और ये तब मूव करेगा जब ये मूव करेगा। मतलब तीनों को साथ में मूव करना होगा। तीनों साथ में मूव कर रहा है, लेट्स से कंबाइंड एक्सेलरेशन या कॉमन एक्सेलरेशन इसका ए है। कॉमन एक्सेलरेशन ए है, नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है 14 न्यूटन, तो एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन ए कर लेंगे। तो जो एफ नेट है ये 14 न्यूटन हो गया, और ये 4 प्लस 2 प्लस 1 7 kg मास हो गया। एक्सेलरेशन ए है, ए इज इक्वल टू 14/7 करोगे, ये क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। 4 kg वाले ब्लॉक का पहले अगर हम बनाते हैं 4 kg के लिए, तो नीचे के तरफ एक फोर्स लग रहा है 4g, जो mg के तरह है ना, वो वाला 4g नहीं जो तुम जिसपे तुम डिपेंडेंट हो, है ना, नेटफ्लिक्स देखते रहते हो, जिसपे गेम खेलते हो, ये 4g अलग वाला 4g है, वेट वाला 4g। इस पे टेंशन, इस पे नॉर्मल फोर्स N1 लगा लो। अब ये यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा है, T3 लग रहा है, राइट। फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, तो इस पे एक फोर्स T3 लग रहा है बस राइट साइड में। अब दूसरे वाले का, अगर 2 kg वाले का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो टेंशन T2 इसको इधर खींच रहा है, टेंशन T3 इसको रोक रहा है कि मत जाओ उधर, है ना, और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर N2 हो गया, और एक फोर्स नीचे के तरफ है, ये क्या है, 2g है। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? अब हम आ जाते हैं 1 kg वाले ब्लॉक पे। 1 kg वाले ब्लॉक पे अगर हम आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक N3 हो गया, इस पे एक टेंशन T2 हो गया, इधर टेंशन T1 हो गया, और ये नीचे 1g फोर्स लग रहा है जो mg फोर्स। देखो आइडियली क्या है, तुम T1 को सीधे 14 न्यूटन से लिख दो, है ना, आगे हम लोग करेंगे, बट अभी बिकॉज बहुत इनिशियल स्टेज में तुम लोग को पहली क्लास ले रहे हो, तो इसीलिए तुम लोग को थोड़ा सा, है ना, आराम आराम से चीजें बताने वाली हैं। मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ इसका, ये तो मासलेस पॉइंट है, स्ट्रिंग मासलेस है, एक फोर्स F लग रहा है इधर विच इज 14 न्यूटन, और दूसरा जो है इसको इस तरफ लगा रहे हैं टेंशन T1। तो इस पे बिकॉज ये मास इसका क्या है, इस पॉइंट का m इज इक्वल टू 0 हो गया, मास 0 है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 इंटू एक्सेलरेशन तुम निकालोगे तो 0 ही हुआ, तो F इज इक्वल टू T1 हो जाएगा ना। सबसे पहले हम लोग इसका फ्री मतलब इक्वेशन लिखते हैं, जो राइट साइड में जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, F माइनस T1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्सेलरेशन 0 हो गया, सो इससे F इज इक्वल टू T1 हो गया, दैट इज T1 इज इक्वल टू 14 न्यूटन।
पहला। दूसरे वाले में हम बात करते हैं, यहाँ पे टेंशन T2 हम अगर बात करेंगे, राइट। सो अगर T2 के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे T2 माइनस T3 इज इक्वल टू टोटल मास m2 इंटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T3। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बस लिख रहे हैं क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। m2 इज 2, एक्सेलरेशन हमारा ये दे रखा है, ये हम लोगों ने निकाला था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो इसका मतलब T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन के लिए, तीसरा ये वाला, इसके लिए अगर हम लिखना शुरू करते हैं, है ना, पहले ये T1 माइनस T2 वाला करेंगे, हम लोगों ने इसके लिए लिख लिया था, बीच वाले के लिए लिख लिया, इधर वाले के लिए नहीं लिखा है अभी। सो T1 माइनस T2 is equal to 1 into A, M1 into A. So T1 is how much? 14 Newton. 14 minus T2 is equal to 1 into 2. 14 minus 2 is equal to T2. So T2 is equal to 12 Newton. ठीक है, T2 का वैल्यू 12 न्यूटन आ गया, थर्ड इक्वेशन। सो जो T2 माइनस T3 4 न्यूटन है, इससे में T3 का वैल्यू निकल जाएगा। सो बेसिकली 12 माइनस T3 is equal to 4. So T3 is equal to 12 minus 4, 8 न्यूटन। तो T3 8 न्यूटन हो गया और T2 जो है हमारा 12 न्यूटन हो गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। तो टेंशन इन ईच स्ट्रिंग निकल गया हमारा, T1 का वैल्यू निकल गया, T2 का वैल्यू निकल गया और T3 का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? लिख लिया सबने? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वहां पे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में अब ब्लॉक को मूव कराएंगे, है ना। वेदांश कह रहा था सर बस आप हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, कुछ वर्टिकल भी करो, तो अब ये आ गया वर्टिकल वाला क्वेश्चन, है ना। Example 8.16, two blocks of masses 4 kg and 2 kg are attached by an inextensible light string without fail। हर क्वेश्चन में तुम देखोगे ये लिखा हुआ inextensible और light string, दो चीज लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे रीजन में टेंशन सेम होगा और इस पूरे इसमें टेंशन सेम होगा। Both the blocks are pulled vertically upward by a force F is equal to 120 Newton. ठीक है। Find the acceleration of the block and the tension in the string. तो अब जो है अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए तो सिंपली हम क्या करते हैं कि नेट फोर्स, राइट, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते हैं। पहले वाले 4 kg वाले का अगर हम बनाएंगे, 4 kg वाले ब्लॉक का बना रहे, नीचे एक इसका वेट अप्लाई हो रहा होगा जिसको 4g लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक टेंशन T लग रहा होगा यहाँ पे नीचे,
ये इसको पुल कर रहा होगा टेंशन टी से, ये इसको पुल कर रहा होगा टेंशन टी से, बिकॉज F 120 न्यूटन इसको ऊपर मूव कराने की कोशिश कर रहा है, 2 kg अपोज करेगा उसके मोशन, तो इसको खींचेगा नीचे की तरफ, और 4 kg इसको साथ लेके जाना चाहेगा तो टी न्यूटन से ऊपर खींचेगा। तो यहाँ पे जो टेंशन 4 kg पे नीचे की तरफ है टी, और जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये F 120 न्यूटन है। ठीक है, पूरे ब्लॉक का मान लो एक्सेलरेशन, दोनों साथ में मूव करेगा तो जो एक्सेलरेशन ए इसका है वही एक्सेलरेशन ए इसका है, एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही होगा ना। सो अब ये हम अगर इसका इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो इस पे ऊपर के तरफ एक टेंशन टी लग रहा है, नीचे इसका वेट 2g लग रहा है, और ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन। यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखेंगे F माइनस 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a, और इसका जो इक्वेशन लिखेंगे सेकंड वाले का T माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बड़ा होगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर ऊपर मूव कर रहा है तो अपवर्ड फोर्स इज मोर देन डाउनवर्ड फोर्स। सो T माइनस 2g, ऊपर वाला फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ये, दैट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यही तो होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, F का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 120 माइनस 4g मतलब 40 माइनस t इज इक्वल टू 4a, है ना, और यहाँ पे t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। तो हमारे पास इक्वेशन 180 माइनस 40 क्या हो गया? 80 माइनस t इज इक्वल टू 4a, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, मतलब 80 माइनस टी इज इक्वल टू 4a और t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a को ऐड कर देते। ऐड करेंगे तो ये प्लस t और माइनस t कैंसिल हो गया, 80 माइनस 20 60, 4a प्लस 2a इज 6। तो अब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा a is equal to 60 by 6 which is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ये एक्सेलरेशन निकल गया, टेंशन निकालना है, तो ये इसमें पुट कर लो किसी वाले इक्वेशन में भी। तो अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो t माइनस 20 इज 2 इंटू 10 दैट इज 20, तो इससे आ जाएगा t इज इक्वल टू 40 न्यूटन। क्लियर है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, जैसे तुमने पीछे किया था कि भाई दोनों को साथ में मूव कर रहा है तो, और कॉमन एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स नेट जो मास है 6 है, तो F माइनस 6g विल बी 6 इंटू ए, टोटल मास 6 इंटू ए। वेट दोनों का मिला के हम लोग 6g एक ही में ले लेते। यहाँ पे तो ये T इंटरनल फोर्स है ना, मतलब बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है T का इफेक्ट, 4g और 2g ऐड हो जा रहा है नीचे की तरफ। सो दिस इज 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 6a। तो इससे हमारा 60 बाय 6, a इज इक्वल टू 60 बाय 6 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तब जब हम दोनों को एक ही सिस्टम मान लेते, लेकिन इवेंचुअली हमें टेंशन निकालना ही था, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू सेपरेट द ब्लॉक्स एंड देन फाइंड आउट द टेंशंस एंड द एक्सेलरेशन, है ना। एक ही क्वेश्चन में दो अलग तरीके से सिस्टम मानने से अच्छा है कि अलग अलग सॉल्व करके करें हम। क्लियर है बच्चों? क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir.
अब ये 17th वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेट होती जा रही चीजें। ये हमने कनेक्टेड मास वाला क्वेश्चन सिंगल मासेस के साथ किया था, एक इस तरफ लेफ्ट साइड में था पुल्ली के, एक राइट साइड में था। अब देखो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो गया, इसमें दो आ गए ब्लॉक्स, एक 4 kg 6 kg का राइट साइड में, 2 kg का लेफ्ट साइड में। टोटल वेट जो राइट साइड में है ये 10 kg है और इधर 2 kg है, तो किधर तुम्हारे हिसाब से पुली किधर घूमना चाहिए? हाँ बताओ, किधर पुली घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा? इस डायरेक्शन में पुली रोटेट करेगा? करेगा ना इस डायरेक्शन में रोटेट? विजुअलाइज करो। तो जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो मतलब 4 kg और 6 kg नीचे मूव करेंगे और 2 kg ऊपर जाएगा। अब इनका एक्सेलरेशन क्या सेम होगा क्या, ये भी देखने वाली बात है। तो भाई उसको सेम करने के लिए एक अभी आगे हम लोग करेंगे भी, जिसको कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है ना, वो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेसिकली। तो कॉन्स्ट्रेंट वाला जो इक्वेशन है वो क्या बताता है कि भाई एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना, अब ये जितना ऊपर जाएगा, मान लो 2 kg वाला ब्लॉक x डिस्टेंस से ऊपर चला गया, राइट, ये 2 kg वाला ब्लॉक x डिस्टेंस से ऊपर गया, तो ये x डिस्टेंस से ऊपर गया तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है साथ में, तो ये भी क्या होगा, x डिस्टेंस से नीचे जाएगा, जाएगा ना, और ये वाला ब्लॉक भी x डिस्टेंस से नीचे जाएगा, जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट आ रहा है समझ में कि भाई अगर 2 kg वाला ब्लॉक x डिस्टेंस से ऊपर मूव कर रहा है तो 4 kg वाला भी x डिस्टेंस से नीचे आएगा और 6 kg वाला भी x डिस्टेंस से नीचे आएगा, क्योंकि कनेक्टेड मास है, एक साथ कनेक्टेड है। अब अगर इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो तो मतलब इसका जो एक्सेलरेशन, बिकॉज डिस्टेंस सेम मूव कर रहा है एक टाइम में, तो वेलोसिटी भी सेम होगा, मतलब जितने वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है उतने वेलोसिटी से ये दोनों नीचे आ रहा है, जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है उतने ही एक्सेलरेशन से ये दोनों नीचे आएगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसका मतलब तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। इसका भी एक्सेलरेशन ए, इसका भी एक्सेलरेशन ए और इसका भी एक्सेलरेशन ए। क्लियर है बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसको कॉन्सेप्ट ये इसलिए बताएं, यहाँ पे जरूरी था नहीं बट बताए इसलिए कि आगे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट करेंगे तो पूछोगे कि सर अचानक से ये कहां से पैदा हो गया नया चीज, तो उसको पहले थोड़ा भूमिका बनाना जरूरी है, तो वही भूमिका बना रहे हैं आगे के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इन द सिस्टम शोन इन फिगर, पुली स्मूथ। पुली स्मूथ होने से क्या फायदा हुआ? पुली स्मूथ होने के वजह से और मासलेस होने के वजह से जितना टेंशन T1 इधर है ना, उतना ही टेंशन T1 इधर रहेगा। उसके बाद स्ट्रिंग क्या है, पुली स्मूथ है, स्ट्रिंग है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, मतलब इस पूरे में टेंशन T1 हो गया, इस पूरे में टेंशन T1 हो गया, बीच में आ गया ब्लॉक 4 kg का, तो यहाँ टेंशन चेंज हो जाएगा और टेंशन T2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, G है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, पहले 6 kg वाले का बनाते हैं ना, या 2 kg वाले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 kg वाला ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2g फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और ऊपर कौन इसको पुल कर रहा है, स्ट्रिंग पुल कर रहा है। किस टेंशन से पुल कर रहा है, T1 टेंशन से पुल कर रहा है। देखो ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस पुली और फ्रिक्शनलेस पुली है, तो ये पूरा स्ट्रिंग जो यहाँ तक गया है सेम टेंशन है, टेंशन T1 से इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ये ऊपर की तरफ। क्लियर है ना? ये पहला वाला हो गया बॉडी।
दूसरे वाले बॉडी पे आते हैं 4 kg वाले पे। 4 kg वाला जो है, ये 4 kg वाला ब्लॉक है, इसको एक टेंशन ऊपर खींच रहा है T1, एक टेंशन नीचे खींच रहा है T2 से, और इसका खुद का वेट है नीचे के तरफ 4g, और ये इवेंचुअली किधर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे ये एक्सेलरेशन से कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम 4 kg वाले का भी क्लियर है। अब आ जाते हैं लास्ट में 6 kg वाले ब्लॉक पे। ये जो 6 kg वाला ब्लॉक है, इसको ऊपर टेंशन T2 से खींच रहा है, इसका खुद का वेट इसको नीचे लेके जा रहा है 6g से, और इवेंचुअली ये एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन। ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे फोर्स करना शुरू करते हैं। देखो इस वाले पे 2 kg वाले पे अगर हम लगाएं, है ना, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं 2 kg वाले का। T1 जो नेट फोर्स क्या है, T1 माइनस 2g, इस पे नेट फोर्स है, ऊपर T1 नीचे 2g, और नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू ए हो जाएगा, पहला इक्वेशन। 4 kg वाले का अगर इक्वेशन लिखेंगे, नीचे मूव कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लेंगे T2 प्लस 4g, और माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू टोटल मास 4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक 4a। सेकेंड हो गया। तीसरा इस बॉडी का 6 kg वाले का लिखेंगे तो हमें पता है 6g बड़ा होगा T2 से, क्योंकि नीचे मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स 6g माइनस T2, दैट इज द नेट फोर्स, इज इक्वल टू 6 इंटू एक्सेलरेशन है। तीनों इक्वेशन क्लियर है आप लोगों को? अब जब हम लोगों ने तीनों इक्वेशन लिख लिया, हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन भी निकालना और टेंशन T1 और T2 भी निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करो तुम कि इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले ऐड करने से क्या है, माइनस T1 प्लस T1 और T2 माइनस T2 कट जाएगा, मतलब T1 और T2 को हम मतलब हटा सकते हैं और एक्सेलरेशन सीधे निकाल सकते हैं। तो एडिंग फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, T1 माइनस T2g प्लस T2 प्लस 4g माइनस T1 प्लस 6g माइनस T2, और ये क्या दे देगा हमें, 2a प्लस 4a प्लस ऑफ 6 है। भाई प्लस T2 माइनस T2 कट गया, माइनस T1 प्लस T1 कट गया। अब 6 प्लस 4 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8g हो गया, और 6 प्लस 4 प्लस 2 12a हो गया। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 8g बाई 12, 8g बाई 12, g का वैल्यू 10 है, 8 इंटू 10 अपॉन 12, 4 3 4 2 तो ये हो गया भाई 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जब हमारा निकल गया, अब हम लोग अलग अलग वैल्यू में पुट कर लो। T1 को निकालना है तो फर्स्ट वाले में डाल लो, फ्रॉम 1 वी गेट T1 माइनस 20 is equal to 2 into a, 2 into 20/3, so which is 40/3. So tension T1 is equal to 20 plus 40/3, 60 plus 40 क्या हो गया, 100 हो गया, 100 upon 3, so 100 upon 3 न्यूटन हो गया। अब T1 निकल गया, T2 वाले के लिए करते हैं 6 into g, मतलब 60 minus T2 from 3, 60 minus T2 is 6 into 20 upon 3. So T2 is equal to 60 minus 120 upon 3. So this is
60 minus 40 is 20. कुछ गलत कर लिया क्या हमने? 6G 60 minus P2. हाँ ठीक है. क्लियर है सबको? भाई ये क्वेश्चन तो तुमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया कि 12th भी तुम्हारे नहीं बना पाएंगे, उनसे भी पूछोगे तो वो भी गड़बड़ा जाएंगे, सही से नहीं बना पाएंगे. मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. तो लोगों को जो डर लगता है उस डर के वजह से ये इजी क्वेश्चन भी उनसे नहीं होता है. करना कुछ नहीं है, पार्ट बाय पार्ट अलग कर देना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और उसका इक्वेशन लिखना, उसको सॉल्व कर देना. वैसे बहुत आसान भी नहीं है कि जैसे तुमको लग रहा है एकदम केक वॉक टाइप का सर ने लिखा और एकदम चमकता हुआ निकल गया आंसर. इतना आसान नहीं होगा जब खुद से लिखोगे, क्योंकि बहुत सारे ख्यालात मन में आएंगे ये लिखने समय कि क्या ये ऐसा होगा या वैसा होगा. तो जो तुम्हें लगता है अपने इंस्टिंक्ट पे जाओ, तुम्हें लगता है कि ये सही है, राइट इट एंड फाइंड इट आउट. 2 बार गलती करोगे तब तीसरी बार सही करना शुरू करोगे और तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है. अगर बस तुम सॉल्यूशन देखोगे और या फिर मेरा करना देखोगे, उससे नहीं सीखोगे. जब करने बैठोगे तो नहीं होगा एग्जाम में या फिर खुद से. तो खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अपनी गलतियां खुद ढूंढना बहुत जरूरी है. जब आप अपनी गलतियां ढूंढोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज गलत है और क्या सही है, कैसे इक्वेशन लिखा जाता है. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बोलता ही नहीं है बच्चा, सब आधा बच्चा तो सोया रहता है, पता नहीं कैसे आईआईटी करेगा, हमको समझ ही नहीं आता. 9 बच्चा में 1-2 बच्चा का आवाज सुनाई देता है, बाकी 2-3 को बोलने पे बोलते हैं और बाकी 2-3 तो बोलने पे भी नहीं बोलते. महान इंसान सब नहीं, स्पेशल इंसान. बोलने से लगता है कुछ सरस्वती माता जीव से झड़ जाएंगी और फिर पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं. निकल जाएगा मुंह से कुछ तो भाई सरस्वती माता गिर जाएंगी ना मुंह से, तो बेचारे के मुंह में रहेगा नहीं, फिर कैसे पढ़ेगा. नहीं, सही बात है ना? अरे बोल भाई, माधव वेदांत ये सब बोल, क्या मतलब बचा के रखा है क्या भगवान? मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ. चलो आगे बढ़ते हैं ना. आदि भव कुछ बोल ही नहीं रहा आज, क्या हो गया आदि भव? कर रहा हूँ सर. बोल क्यों नहीं रहा है? सर बोलूंगा अब. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना. देखो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करें, जिससे तुम लोग को जो वो घबराहट है वो सब चली जाए, कुछ भी नया ना दिखे. ठीक है, सब इजी क्वेश्चन ही है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं आज. बस तुमको सिखा रहे हैं कि किस तरह से इक्वेशन लिखा जाता है, किस तरह से क्या कंसिडर किया जाता है, फोर्स वगैरह. एग्जाम्पल 8.18 है, इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. है ना, सारे सरफेस स्मूथ है, स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है. तो सरफेसेस स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर करना है. ठीक है, पहला. हर वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन में. क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, है ना, सारे गुरुदेव सब जितने बड़े गुरुदेव हैं यही कहते हैं, क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ते हैं हर लाइन में हर वर्ड में कुछ ना कुछ मतलब छुपा हुआ है, और उस मतलब को जब आप निकाल लेते हैं ना, तब आप फिर मतलब बेसिकली कहीं पे भी आप नहीं रुकते हैं, आपसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए.
तो इसलिए ये समझना जरूरी है, नॉट ओनली इन फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में भी वही चीज है, हर वर्ड में मतलब छुपा है, और कोई भी वर्ड फालतू में नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में, टाइम पास में उसको मन किया लिख दिया, ऐसा नहीं रहता है, हर वर्ड का मतलब होगा, खासकर जो क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। सो इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ। तो जो पहला चीज बोल रहा है भाई कि सर्फेसेस आर स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करना है। स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब टेंशन सेम रहेगा अगर बीच में कोई मास का कुछ भी नहीं है, राइट। फाइंड एक्सेलरेशन ए ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। तो कुछ होशियार बुद्धिमान सब बच्चे होते हैं, कहते हैं सर पुल्ली के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो क्या हम अलग अलग टेंशन ले लेंगे? अबे क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, क्वेश्चन को इजी बनाना है ना। क्वेश्चन इज मेंट टू बी सॉल्व बाय द गिवन डेटा। कुछ नया चीज उसमें नहीं घुसेड़ देंगे और उसके बाद कहेंगे क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। मैं तो बहुत चैंपियन इंसान हूँ। चैंपियन नहीं, तुम गधे हो, तुमसे तुम्हारा आईटी नहीं होगा, अंडा नंबर आएगा। तो इसीलिए वो सब चीज ध्यान में नहीं लगाना है, कोशिश करना है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, राइट। So in the system shown in figure, all surfaces are smooth, so that means you don't have to consider friction. String is massless and inextensible, right? Find the acceleration A of the system and tension T in the string. तो acceleration देखो यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर हम constraint equation का बात करें, तो अगर ये इसको तुम x डिस्टेंस नीचे लेके आओगे तो ये वाला जो ब्लॉक है ये भी x डिस्टेंस ही मूव करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर ये x डिस्टेंस मूव करेगा तो ये भी x डिस्टेंस ही जाएगा। तो इसीलिए अगर डबल डिफरेंशिएट करो दोनों को, तो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा, ठीक है। अब टेंशन, बिकॉज ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, टेंशन t सेम मान लेते हैं। पहला, इस पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का बनाएं, ठीक है, तो फोर्स तो सारा ही लिखेंगे चाहे वो हमारे काम का है या नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही बहुत लोग लिखते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, सारा लिखना चाहिए। इस पे फोर्स हो गया 2g, है ना। खासकर स्टार्ट में जब तुम सीख रहे हो चीजों को तब सब लिखो, एग्जाम में फिर लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, टेंशन t इधर हो गया, और ये एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेशन से इधर, राइट। ये 2 kg वाले ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। और अगर 4 kg वाला जो ब्लॉक है उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका वेट 4g नीचे के तरफ हुआ, टेंशन t इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेशन से नीचे। अब 2 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, T is equal to 2a हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज टेंशन T, and that net force will be equal to total mass into acceleration. So mass of the block is 2 kg, so that means 2 into a हो गया T का वैल्यू, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इसके लिए अगर हम लिखते हैं 4 kg ब्लॉक के लिए, तो 4 kg ब्लॉक के लिए नेट फोर्स क्या हो गया, 4g माइनस टी। नीचे फोर्स 4g, ऊपर फोर्स t लग रहा है, 4g माइनस टी, ये किसके बराबर हो गया, 4a के बराबर हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन t निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो t माइनस टी कैंसिल हो गया, 4g इज इक्वल टू 6a हो गया। a का वैल्यू 40/6, 40/6 that is 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हमें टेंशन T निकालना है, टेंशन T इज इक्वल टू 2 इंटू ए है, तो मतलब 2 इंटू 20/3 दैट इज 40/3 न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। बेटा आप जो नहीं यस सर। उसको फाइन लगाना शुरू करेंगे। Yes. तो फाइन ये रहेगा कि जो नहीं बोलेगा ना वो अगली क्लास में हमको ना कुरियर करेगा चॉकलेट। मतलब गजब किए हो, तो मतलब हम दिन भर बोले जा रहे हैं तुम लोग के मुंह से आवाज नहीं फूटता है कि यस सर है।
ज्ञान कहाँ से अर्जित होगा? आवाज ही नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या जोश है, एकदम जीरो, ठंडा एकदम। चलिए आगे करते हैं। लिख लिया सबने? भाई मेरी Yes, sir. क्लास में एकदम वाइब्रेंट रहा करो, एकदम आवाज ऐसे गूंजनी चाहिए, बाहर तक आवाज जानी चाहिए, फैमिली को लगे पता नहीं कौन पागल हो गए हैं बच्चे इतना जोर जोर से बोल। ऐसे नॉन वाइब्रेंट क्लास को हम फिर ध्यान से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? इफ यू वांट 100% आउट ऑफ मी, सो बी वाइब्रेंट, बी कीप ऑन टॉकिंग इन क्लास, कीप ऑन डिस्कसिंग थिंग्स, ओके? अब ये आ जाते हैं वेज वाला क्वेश्चन। जैसे ही ये इंक्लाइन प्लेन आता है ना, बस और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है क्वेश्चन, है ना? तो इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हैं किस तरह से हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चंस को सॉल्व वगैरह करते हैं, है ना? इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर चुके हैं, है ना? सो अब इस पे करते हैं बात। अब देखो दोनों जो प्लेन का जो साइड है अलग अलग, उस पे हम बात करेंगे। इन द एडजेसेंट फिगर masses of A, B and C are 1 kg, 3 kg and 2 kg. A, B और C, इसका मास हो गया 1 kg, इसका मास हो गया 3 kg और इसका मास हो गया 2 kg. That find the acceleration of the system and tension in the strings. अब मुझे ये बताओ, देख के तुम्हें क्या लग रहा है किधर मूव करेगा ऑब्जेक्ट? किधर मूव करेगा बालकों? सर ए बी। Sir, left side, as in AB नीचे होगा. Left side. है ना? ए और बी नीचे जाएगा और सी ऊपर जाएगा। कैसे डिसाइड किया? Sir, well, और उसके बाद फिर इसका ये भी देखा। एंगल सर, हाँ भाई, बिकॉज अगर आप सी का एंगल डिफरेंट वेट्स के साथ सफिशिएंट अमाउंट बढ़ा दो तो वो लाइक उस साइड भी जा सकता है। हाँ, उस साइड भी जा सकता है। अगर यहाँ पे तो दोनों चीज इसी को फेवर कर रहा है ना, ए बी को। वही सर, मैं वो दूसरा केस की बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट वेट्स के साथ एंगल बढ़ा दिया तो उस साइड भी जा सकता है। वेट भी इधर फेवर कर रहा है और एंगल जो स्टीपनेस है ये भी इधर ही फेवर कर रहा है, इसीलिए ए बी के तरफ जाएगा नीचे। तो हम मान लेते हैं भाई कि इसका जो एक्सेलरेशन, और बिकॉज एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो कोई स्ट्रिंग तो स्लैक हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये जिस एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा है ये भी उसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। कॉमन एक्सेलरेशन है सबका, है ना? अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखो ये जो इंक्लाइन प्लेन होता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये पहले हम लोग ए वाले ब्लॉक का बना रहे हैं, ठीक है? अब इसमें इसका जो वेट है वो इधर होगा ma इंटू जी, ठीक है? इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये क्या है? ये एंगल है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो और सुनो, ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा, होगा ना? और ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये जो mg फोर्स है इसका दो कंपोनेंट हम लिखेंगे, दो मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? mag इंटू कॉस थीटा, और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? ma इंटू जी इंटू साइन थीटा। अब अपना नाम याद रहे चाहे नहीं याद रहे, हमेशा ये याद रखना कि इंक्लाइन के अलोंग साइन थीटा कंपोनेंट होता है और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कॉस थीटा कंपोनेंट होता है। हर क्वेश्चन में इतना थीटा वीटा निकाल के नहीं निकालेंगे। क्लियर है ये? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन ये इधर लग रहा है, ये n1 मान लो नहीं तो, ठीक है? और एक इसको ऊपर के तरफ पुल कर रहा है टेंशन T1 से। हम मानते हैं कि इसमें टेंशन T1 है, यहाँ पे जो टेंशन होगा T2, इसमें भी टेंशन T2 बराबर होगा। क्लियर है ना बच्चों? हाँ सर। तो अब ये पहला वाला काम ने लिख लिया,
दूसरे वाले का अगर हम लिखते हैं थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे ब्लॉक है, सेकेंड वाला बी वाला ब्लॉक, हम बी ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे इसको नीचे एक फोर्स पुल कर रहा है जो कि टेंशन T1 है, इसका खुद का वेट भी नीचे के तरफ है ना, वेट जो इधर है उसका भी एक कंपोनेंट होगा, ये हो गया mg इधर, तो इस तरफ क्या हो गया mg साइन थीटा, साइन कंपोनेंट हो जाता है इंक्लाइन के लॉन्ग, और ये क्या हो गया mg cos थीटा, और इधर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन N2 हो गया, और इधर टेंशन क्या हो गया T2 हो गया। क्लियर है? तीसरा इस पे ये वाला जो ब्लॉक है थर्ड वाला, ये मान लो अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पे जो एक ब्लॉक है इस पे नीचे जो है एक फोर्स इधर लग रहा है, मास mg, तो इसका इधर जो फोर्स लगेगा mg साइन थीटा इंक्लाइन के अलोंग, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा हो गया, और इधर क्या हो गया एक नॉर्मल रिएक्शन N3 मान लो, और ये टेंशन T2 इसको ऊपर खींच रहा है। ठीक है, अब हम लोग सारे फोर्सेस को बेसिकली लिखना शुरू करते हैं, तो इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं ये ए बी और सी वाले ब्लॉक के लिए। तो पहले वाला अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, सो दैट इज इक्वल टू, देखो नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स हम लोग जो है पॉजिटिव लेंगे, सो दिस इज MAG साइन थीटा माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू MA इंटू एक्सेलरेशन ए। वैल्यूज पुट कर लो, ए का जो मास है वो 1 kg था, तो 1 इंटू 10 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, यहाँ पे अल्फा कर लेना, हम लोगों ने अल्फा लिखा था ना, साइन 60 डिग्री माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, सो इससे हमारा आ गया साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, तो ये हो गया 5√3 माइनस टेंशन T1 इज इक्वल टू ए, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले का जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा भाई T1 प्लस MBG साइन थीटा माइनस T2 इज इक्वल टू MB इंटू एक्सेलरेशन ए। T1 कितना है हमारा नहीं पता है हमें, T1 प्लस MB का जो वैल्यू है दैट इज 3 kg, 3 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री इज √3/2 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू, दिस इज 3a, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 5 हो गया, तो ये क्या हो गया T1 प्लस 15√3 है ना माइनस T2 इज इक्वल टू 3a, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इस वाले के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ऊपर के तरफ मूव कर रहा है तो T2 वाला जो है पॉजिटिव होगा, T2 माइनस MBG साइन अल्फा इज इक्वल टू MC, सॉरी ये MC होगा बेटा, ठीक है, तो MCG साइन अल्फा इज इक्वल टू MC इंटू ए। वैल्यूज पुट करेंगे, T2 माइनस 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू 2a, so this is T2 minus 10 is equal to 2a। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करो कि इन तीनों को सॉल्व करना है हम लोगों को, है ना। तुम क्या लिख लो इसमें
T2 को यहाँ पे लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2a, ठीक है, इसको थर्ड कर। T2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2a को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, सो सेकेंड और थर्ड को जब कंबाइन कर देंगे, सो 2 एंड 3 को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस 15√3, T2 को 10 प्लस 2a कर लेंगे तो -10 माइनस 2a इज इक्वल टू 3a। तो इससे T1 प्लस 15√3 इज इक्वल टू 5a प्लस 10। और पहला वाला मेरा क्या था, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट जो इक्वेशन था ये था 5√3 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू a। ऐड कर दो दोनों को, प्लस T1 माइनस T1 कट गया तो 20√3 इज इक्वल टू 6a प्लस 10, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 20√3 माइनस 10 बाई 6, 20√3 माइनस 10 अपॉन 6। इसका वैल्यू निकालेंगे 20√3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6। So this is 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया तो अब हम लोग T1 यहाँ पे निकाल सकते हैं। T1 क्या हो जाएगा 5√3 माइनस ऑफ 4.1 विच इज इक्वल टू 5√3 माइनस 4.1 कर देंगे तो ये 4.56 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 4.56 न्यूटन। और उसी तरह यहाँ T2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4.1 इंटू 2 कर लो तो 10 प्लस 8.2 इज इक्वल टू 18.2 न्यूटन। आ गया समझ? यस सर। ये तुमने कर लिया आईआईटी का भी क्वेश्चन। देखो तुम कितना होशियार हो गए हो अचानक से, पहली क्लास में तुम आईआईटी का क्वेश्चन कर ले। क्लियर है? हाँ सर बस 1 मिनट लिखने देना। लिख लो सब लोग और आज के लिए फिर छुट्टी करो। जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं। और प्लीज अगली क्लास से जोश में आया करो, ऐसे सोते मरते हुए मत आया करो, नहीं तो हम हटा देंगे क्लास से। जो बोलेगा नहीं उसको हटा देंगे क्लास से, एग्जिट करा देंगे और उसको फिर दोबारा एंटर नहीं करने देंगे, है कि नहीं? इस पे भी हाँ ना नहीं बोल।